हाय एवरीवन वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रियल और एपरेंट डेप्थ और इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, एज वेल एज हमने शिफ्ट का भी फॉर्मूला डिराइव किया था। बट इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो पहले पॉइंट पे जाते हैं। जो पहला पॉइंट है वो क्रिटिकल एंगल। इसके बारे में जानने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ, जहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। सी, यहाँ मैंने तीन केसेस बनाए हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना के, जिसमें मैंने ये जो मीडियम है, यानी जो मीडियम नीचे है या मीडियम टू मैं जिसको कह रहा हूँ, मीडियम टू कहना गलत है, जो ये मीडियम ये वाली मीडियम है, इसको मैं डेंसर मीडियम मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं डेंसर मीडियम मानता हूँ। डेंसर यहाँ पे भी है, इस वाले पार्ट में भी है, पहले वाले डायग्राम में भी डेंसर है, दूसरे में भी यही पार्ट डेंसर है और तीसरे में भी यही पार्ट डेंसर है। तो हमारी रे ऑफ लाइट तीनों केसेस में डेंसर से दूसरे मीडियम यानी कि रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। दूसरे केस में भी ये वाला मीडियम रेयरर है और थर्ड में भी। ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ एंगल आई की वैल्यू है, जिसके लिए मेरे को कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू मिलता है। रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जब भी मूव करता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है, इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा है आई से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट केस में जाते हैं। जो ये हमारी रेड लाइन है, इसमें जिसमें मैंने रेड लाइन को एज ए इंसिडेंट रे कंसिडर किया है, यहाँ पे ये रेड लाइन एक आई एंगल पे इंसिडेंट करता है। इस आई एंगल का वैल्यू कुछ ऐसा है कि जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है 90 डिग्री। ठीक है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है किसके लिए? एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, आई के लिए। ठीक है, तो 90 डिग्री होने के कारण से जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाती है, ये बिल्कुल सरफेस से एकदम चिपक के जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो एंगल आई है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इस एंगल आई की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है या फिर सी से डिनोट किया जाता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, the angle at which the angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle. Okay? थर्ड केस में मैंने क्या किया? थर्ड केस में मैंने एक एंगल कंसिडर किया है जो एंगल की वैल्यू आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ आई इज स्लाइटली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मैंने क्या किया है यहाँ पे? आई की वैल्यू को थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा है। ऐसा रखने के कारण से मैं देखता हूँ ये जो रे ऑफ लाइट है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेकेंड मीडियम विच इज रेयर, ये उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और इस फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे आई और आर की वैल्यू इक्वल होगी, और यहाँ पे ये जो आर है रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन है। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी। कंसिडरिंग दिस रेयरर मीडियम एज एयर मीडियम एंड दिस डेंसर मीडियम एज ग्लास मीडियम, हम कुछ सॉल्व करेंगे, इसका कुछ रिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सी द फर्स्ट रिलेशन विच वी हैव टू बिल्ड, जो रिलेशन हमें बनाना है वो है क्रिटिकल एंगल विच इज सी एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू। म्यू और सी के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है। तो देखें ऐसा है, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यहाँ के केस में सेकेंड मीडियम एयर है क्योंकि सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जा रही होती है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium, यहाँ पे first medium denser medium है which is glass. See, the ray of light is traveling from denser to rarer, so the refractive index of second medium which is air with respect to the first medium that is glass will be, according to Snell's law, it is sin I upon sin R। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं, क्रिटिकल एंगल वाले केस की, जब मैं आई की वैल्यू सी के बराबर रखता हूं, तो मैं रिप्लेसमेंट करूंगा यहाँ पे साइन सी अपॉन, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज नथिंग बट 1। सो रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज अगेन वी विल गेट, इट विल बी साइन
C अपॉन 1, और ये साइन C अपॉन 1 किसके बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। बट जनरली क्वेश्चंस में ऐसे आंसर्स, मतलब ऐसे डेटा नहीं दिया रहता है। The data will be given that the refractive index of glass is something like that. So इसके लिए हमें एक relation पता है. That relation is refractive index of second medium with respect to the first medium is nothing but reciprocal of refractive index of first medium with respect to the second medium. So here also we can write refractive index of glass with respect to air will be 1 upon sine C, or if I write it as, let's say, 1 upon mu G A. Refractive index of glass with respect to air will be nothing but sine C. ये हमारे को रिलेशन मिल गया क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये समझ में अगर आ गया है तो मैं इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। द फैक्टर्स ऑन विच द क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। तो सी, जो पहला फैक्टर है हमारे पास, जो पहला फैक्टर है जिसपे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, वो वो ये है कि कौन से कलर की लाइट हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमें एक बात पता है, जो हमारे को फॉर्मूला मिला है उसके उसके थ्रू अगर हम जाएं तो वो है साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पहले से फॉर्मूला याद है। दैट इज नथिंग बट द जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको हम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं अगर रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। और इस फॉर्मूले में मुझे एक चीज दिख रहा है, वो ये है कि जो ये म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्रिटिकल एंगल का एक डिपेंडेंसी है। और म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लें तो ये जो क्वांटिटी होती है वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। यानी कि द वेवलेंथ वी आर यूजिंग फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पेलिंग ठीक है, और या फिर, और आई कैन से, और कलर ऑफ लाइट वी आर यूजिंग। ओके, सो जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, कलर चेंज करते हैं, वैसे हमारा जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वो चेंज हो जाता है। या फिर ये कह लें, हम जैसे वेवलेंथ चेंज करते हैं वैसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चेंज हो जाती है। और इसका रिलेशन कैसे है? तो रिलेशन ऐसे, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वेवलेंथ, द क्रिटिकल एंगल विल ऑल्सो इंक्रीज। Okay, there is a direct relation between the wavelength and the critical angle. That is, as we are going to increase the wavelength, the critical angle will increase. Okay. Next one is, अब ये ऐसा रिलेशन क्यों है, इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो देन डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, जहां पे मैंने म्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन निकाला है। म्यू और लैम्डा के बीच में जो रिलेशन है उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में होते हुए भी क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। सेकेंड इज, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर पे इसलिए भी डिपेंड करता है क्योंकि अगेन मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एज वी आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू चेंज। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू चेंज, ऑब्वियसली द क्रिटिकल एंगल विल चेंज। सो जैसे टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंसी है, एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्रिटिकल एंगल विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ओके, आई होप these two factors are clear to everyone. Moving to the next topic, I might be talking about the total internal reflection. Yes, so we have to talk about the total internal reflection. अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो जहां पे मैंने 3 केसेस के बारे में बात किया था, वहां मैंने बताया था एक ऐसा एंगल जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के कारण से जो रे ऑफ लाइट है जो कि जानी चाहिए थी दूसरे मीडियम में ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज इट इज, और दिस white line which is separating these two media is nothing like reflecting surface, it is a refracting surface, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं ये डायग्राम फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूँ। Let me construct this diagram once again. See, I am considering this separator or separation line for two media, and after that I am considering a ray of light which is getting incidented at an angle which is greater than the critical angle. Okay, and I am considering this red line as a normal, and after that there will be a phenomena of TIR or reflection. ओके, अब यहाँ पे देखने और समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, यहाँ पे मैंने
इस रे ऑफ लाइट को कंसिडर किया है। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आई, और ये आई का कंडीशन ये है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। द कंडीशन फॉर द फर्स्ट कंडीशन फॉर total internal reflection is the first condition for total internal reflection is the ray of light should go from denser to rarer। पहला कंडीशन यही है भाई, रेयर टू डेंसर में नहीं हो सकता, हमेशा कैसे होगा, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ओके, कंसिडरिंग दिस मीडियम फर्स्ट एज रेयरर एंड सेकंड एज डेंसर। सी, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है टीआईआर के लिए? नेक्स्ट कंडीशन है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, तो ऐसा होने के कारण से when a ray of light traveling from denser to rarer medium with an angle greater than the critical angle of that medium, then instead of going to the second medium or the first or rarer medium, it will reflect back in its own medium, performing the phenomena of total internal reflection। एंड ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर की वैल्यू, ये बराबर होगी आई के। यहाँ पे फेनोमेना ऑफ सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे हम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जब लाइट रे ऑफ लाइट ले जाते हैं तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब इसके बारे में और क्या बात करना है, तो देखिए ऐसा है। Next thing is, see, wherever we have discussed that the part of reflection और refraction, जहां पे भी मैंने बात किया था लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, वहां पे मैंने बताया था रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, ये दोनों के दोनों 100% फेनोमेना कभी नहीं होते हैं। 100% फिनोमिना नहीं होते हैं। अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जाएगा। और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अगेन वहां पे कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जाएगा और छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्शन में जाएगा। बट दिस TIR, इन दिस TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि TIR के टाइम पे जो ये इंसिडेंट रे है, इसकी 100% एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। इसका कोई एनर्जी वेस्टेज में नहीं जाता है दूसरे मीडियम। ठीक है। इसमें टोटल एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसी मीडियम। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी होने के कारण से हम TIR एप्लीकेशन का यूज करते हैं काफी मतलब डिवाइसेस बनाने में। जैसे वो डिवाइसेस हैं, जैसे अगर मैं पेरिस्कोप की बात करूं, या बाइनोकुलर्स की बात करूं, या कुछ कैमरेज की बात करूं जिसमें TIR का एप्लीकेशन यूज होता है। और ये सारे एप्लीकेशन का यूज करते हम अगर बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें भी TIR यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो आज के टाइम का, आज के जनरेशन का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जिसकी वजह से हम फास्ट डेटा एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया है। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। We will discuss the further topic in the next video.